गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में मैंने कोष्टांग पढ़ाए थे। आज हम आशय शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज मतलब आ रही है कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है, हमारे एग्जाम पास नहीं हुए हैं तो हमें एग्जाम क्लियर करने हैं। तो देखो, अब आपका भी एग्जाम है ना, परसेंटेज बेस से कुछ सालों बाद आपका एमसीक्यू वाला हो जाएगा, कुछ साल या फिर अभी हो सकता है। ठीक है, तो आपको भी अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना है। ये जो क्लासेस रहेगी ये रेगुलर रहेगी। और अभी मिड जुलाई में एप आएगा। एप में तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस और जो सारी जो रनिंग क्लासेस है वो सारी मिलेगी। तो जिन बच्चों की वो कोचिंग ज्वाइन करने की जो क्वेरी है, तो हम बीच में हमारा अभी मिड जुलाई में एप आएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आपके दोस्तों या फिर और किसी को भी इसकी ज़रूरत है तो आप उसको भी ज़रूर बताना ये चीज़ें, ये कोचिंग के बारे में। नर्सिंग आयुर्वेदा का अगर आपने टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं कर रखा तो आप उसको भी फॉलो कर लो। उसमें आपको अपडेट होती रहेगी क्लासेस की भी, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसकी भी अपडेट उसमें मिलती रहेगी। ठीक है, हम ये सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू कर देंगे। पैरेलल चलता रहेगा, जो एक दिन दूसरा सब्जेक्ट, ऐसा पैरेलल क्लासेस चलती रहेगी आपकी। ठीक है, इसीलिए जिसके भी जो भी क्वेरीज हो, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बोल दो। और बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन करने की बोल रहे हैं उनके लिए हम मिड जुलाई में ऐप लेकर के आ जाएंगे। उस ऐप में आपकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आशय। आशय क्या होता है? सिंपल हम क्या बोलते हैं, आशियाना। आशय जिसमें कि कोई शरण लेता हो, है ना, जिसमें कि कोई आश्रित रहता हो, वो होता है हमारा आशय। ठीक है, तो यहाँ पर आशय क्या है? आश्रिते द्रव्यम यस्मिन नीति आशय, कि जिसके अंदर द्रव्य आश्रित हो, जिसके अंदर वस्तु आश्रित होकर रहती हो, उसे क्या बोलते हैं हम? आशय बोलते हैं। आगे क्या है? आशयते दोष धातु मलः एषु तु आशय, कि जिसमें दोष धातु मल आश्रित होते हैं, है ना, जिसके अंदर दोष धातु मल रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आशय बोलते हैं। या फिर जो आकाश युक्त अव्यय हो उनको आशय बोलते हैं। आकाश युक्त मीन्स खाली स्थान, है ना, खाली स्थान है, यहाँ पर वो कोई भी आ सकता है, दोष आ सकता है, धातु आ सकता है, मल आ सकता है, कोई भी आकर के आश्रित रह सकता है, उसी को ही हम आशय बोलते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के आशयों की गणना की है। कौन कौन से आशय? वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, अमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रियों का गर्भाशय, ऐसे करके 8। वाताशय जो वात का स्थान हो, जिसमें वात वात वाले ऑर्गन्स रहते हो, वाताशय। पित्ताशय जिसमें कि पित्त रहता हो। श्लेष इसको कफ बोलते हैं, कफ का आशय। रक्त तो हमारा रक्त का आशय। अमाशय स्टमक को बोलते हैं। पक्वाशय वात का आशय होता है ये, इसमें मेनली बड़ी आंत और छोटी आंत आती है। मूत्राशय जिसमें मूत्र रहता है। और गर्भाशय जिसमें कि गर्भ आर्तव रहते हैं, वो क्या होता है? गर्भाशय। तो ये 8 आशय किसने बताए हैं? आचार्य सुश्रुत ने बताया। ठीक है, ये 8 आशय हो गए। अब इसके बाद आचार्य जो शारंगधर है, इन्होंने एक आशय की गणना और की है, उसे बोला है स्तन आशय। इन्होंने बोला कि स्तनों को भी आशय माना गया है, क्योंकि वहां पे दुग्ध रहता है, इसीलिए स्तन आशय किसने बोला है? आचार्य शारंगधर ने। तो क्या याद करोगे आप? सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के आशय माने हैं, और शारंगधर है उन्होंने एक एक्स्ट्रा और जोड़ा है। कौन सा जोड़ा है? उन्होंने स्तन आशय उसमें एड ऑन किया है। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है वाताशय। वात मीन्स जिसमें वायु का स्थान हो। तो इसके अंदर वायु के स्थान हमारे शरीर में क्या है? लंग्स है, फुफ्फुस, है ना, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। या फिर बृहदांत्र मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, स्थूल आंत्र। वहां पर क्या होता है? खाना पचता है, मतलब जो पचा हुआ खाना है वो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको भी मेनली वात का स्थान बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी अपान वायु जो रहती है वो बृहदांत्र में ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो हो सकते हैं, एक फुफ्फुस मतलब लंग्स जिसमें वायु रह सकती है, और बृहदांत्र। ठीक है, क्योंकि फुफ्फुस के अंदर तो क्या होती है? श्वसन प्रश्वसन वो क्रिया होती है, मीन्स जो सांस छोड़ना और सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ये क्रिया चलती रहती है।
पक्वाशय कहाँ पर रहता है? ये मलधरा कला के उपरांत। मलधरा कला मीन्स जो हमारा जो खाना है उसमें जो पचने वाली चीज है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पूरे शरीर में चली जाती हैं, वहां से ब्लड एब्जॉर्ब करके। फिर मल बचता है, मल को हम कहाँ पे लेके आते हैं? पक्वाशय मीन्स स्थूलांत्र में लेकर के आते हैं। देखो, मलधरा कला के उपरांत निर्मित आहार के जो मल रूपी भाग में से जलीयांश का पाचन और उस मल को मलाशय के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने में सहायक होती है कौन सी? हमारी पक्वाशय। मतलब ये वाटर को एब्जॉर्प्शन करेगी और फिर जो मल है उसको बाहर निकालेगी। तो ये मेनली वात के स्थान होते हैं। तो वाताशय में 2 लंग्स भी आ गया और बृहदांत्र भी आ गई। ठीक है, अभी लंग्स और भी आएंगे। यहाँ पर वात भी रहती है और यहाँ पर कफ भी रहता है, देखते हैं अभी आएगा। ऐसा आता है पित्ताशय। पित्ताशय मीन जिसमें पित्त दोष रहता है, तो इसी में पित्ताशय जो कि हमारी गोल ब्लैडर बोलते हैं उसको, अग्नाशय जो कि हमारा पेनक्रियाज रहता है उसको बोलते हैं, और क्षुद्रांत्र ये स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं। ठीक है, पित्ताशय गोल ब्लैडर, इसमें जो पित्त रहता है ना, गोल ब्लैडर में पित्त ही तो रहता है। ठीक है, तो वो पित्त का स्थान हो गया। पेनक्रियाज में भी पित्त का स्थान होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पित्त का स्थान होता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको पचमानाशय भी कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों से, जैसे कि गोल ब्लेडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज, इनसे क्या निकलता है? पाचक पित्त। इनके सिक्रेशंस निकलते हैं, तभी हमारे आहार का क्या होता है? पाचन होता है। हमारे आहार का क्या होता है? पाचन होता है। जैसे यहाँ पर ये गोल ब्लेडर होता है। ठीक है, गोल ब्लेडर कहाँ पे जाके मिलता है? ये डूडेनम में। इधर यहाँ पे पेनक्रियाज रहता है, ये पेनक्रियाज का सिक्रेशन भी डूडेनम आएगा, और ये हमारा स्टमक रहेगा। तो इन तीनों का ही मिलकर के यहाँ पर सिक्रेशन आता है, जिससे कि खाना क्या होता है? पचता है। तो ये आहार का पाचन करता है। वैसे भी पित्त दोष के अंतर्गत क्या आता है? पाचन क्रिया आती है। पित्त को अग्नि स्वरूप भी बोला है। ठीक है, फिर आता है हमारा श्लेष्म आशय। श्लेष्म मीन्स कफ का आशय। कफ का आशय मेनली क्या होगा हमारे यहाँ पर? ये उरह प्रदेश, विशेषतः फुफ्फुस या लंग्स मान सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ना जो बलगम बनता है, कफ कहाँ पर रहता है? यहाँ पर लंग्स में कफ भी रहता है, ताकि वो इजीली मूवमेंट कर पाए। ठीक है, एल्वुलाई वगैरह वो इतना जो हम शोषण करते हैं तो हमारा सीना फूलता है, फिर सिकुड़ता है। तो ये फूलने और सिकुड़ने के लिए वहां पे फ्रिक्शन भी तो चाहिए ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर वहां पर स्नेह भाग नहीं होगा, तो वो क्या होगा? उसमें घर्षण होगा। तो यहाँ पर स्नेह भाग के रूप में कफ रहता है, इसलिए श्लेष्माशय में लंग्स आता है, उरह प्रदेश आता है मेनली। ठीक है, अब आता है रक्त आशय। रक्त मीन्स ब्लड। ब्लड कहाँ पर होता है? यकृत मीन्स लीवर में बनता है, और प्लीहा मीन्स स्प्लीन। स्प्लीन, तो यकृत और प्लीहा को हम क्या मान सकते हैं? रक्त आशय मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही क्या माना है? रक्त व स्रोतस का मूल माना है ना। यकृत मूलम प्लीहा च, मैंने स्रोतस पढ़ा है ना आपको। तो रक्त व स्रोतस का मूल क्या है? यकृत व प्लीहा माना गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा अमाशय। अमाशय हम किसको मान सकते हैं? स्टमक को मान सकते हैं। हम मुख के माध्यम से जो भी आहार को ग्रहण करते हैं वो पाचन के लिए कहाँ पर अग्रसर होता है? वो अमाशय में अग्रसर होता है। ठीक है, तो हमारा अगला आशय अमाशय, जो कि हमारे भोजन को, ग्रहित आहार को संग्रहित करके रखता है और फिर उसका पाचन करता है। तो ये अमाशय हो गया। 7वां है पक्वाशय। पक्वाशय को अपन क्षुद्रांत्र व स्थूलांत्र, मतलब दोनों आंत्र है ना, पक्वाशय के अंतर्गत मान सकते हैं, क्योंकि आहार के पाचन के उपरांत जो अपशिष्ट भाग है उसको शरीर से निष्कासन करना है। एक तो जो पाचन भाग है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन भी होता है, और वो शरीर के अंदर ही रक्त के थ्रू शरीर के अंदर जाने के लिए, सर्कुलेशन में जाने के लिए तत्पर होता है। ठीक है, और स्थूलांत्र से वो शरीर के बाहर निकलने के लिए तत्पर होता है। तो पक्वाशय के अंतर क्षुद्रांत व स्थूलांत्र दोनों आते हैं, जहां पर पाचन के बाद अपशिष्ट भाग को शरीर से बाहर निष्कासन का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मूत्राशय। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मूत्र का आशय मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर हमारा मूत्र का संग्रहण का कार्य होता है। ठीक है, फिर जब एक निश्चित मात्रा में मूत्र भर जाता है तो उसे शरीर से बाहर निकालना होता है। तो मूत्र आशय में कौन रहता है? हमारा मल रूपी जो मूत्र रहता है वो इसमें संग्रहण होता है। ठीक है, फिर आता है गर्भाशय। गर्भाशय, इसको अपन क्या मानते हैं? यूट्रस को बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जो भी हमारी जो मासिक क्रिया है उनके संपादन के लिए जो आर्तव है उसका संग्रहण होता है। गर्भ की स्थापना होती है। गर्भ धारण निश्चित अवधि में, जैसे कि 9 महीने तक उसका पालन पोषण
संरक्षण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको शरीर से बाहर निष्कासन का कार्य होता है, ठीक है। आर्तव भी 1 महीने तक आर्तव बनता है। आर्तव किसको बोलते हैं? ब्लीडिंग को आर्तव बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, जो माहवारी होती है, उसको आर्तव बोलते हैं। तो वो 1 महीने तक बनता है, फिर उसको शरीर से बाहर निष्कासित कौन करता है? गर्भाशय करता है। ऐसे ही दूसरा गर्भ है, वो गर्भ एक निश्चित अवधि तक उसका पालन पोषण संरक्षण होता है, फिर उसको शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है, वो है गर्भाशय, ठीक है। तो ये 8 आशय आचार्य सुश्रुत ने माने थे। 9वां आचार्य शारंगधर ने माना है स्तन आशय। स्तन आशय किसको बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स को बोलते हैं। ये कब सक्रिय होते हैं? ये गर्भावस्था में सक्रिय होते हैं। और ये ना, ये प्रसव के पश्चात ये ग्रंथियां क्या काम करती है? शिशु के भरण पोषण हेतु स्तन्य उपलब्ध करवाती है, मतलब दुग्ध का निर्माण करती है, जिससे कि शिशु का क्या होता है? पालन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आशय क्या होता है कि जिसमें द्रव आश्रित हो, जिसमें वस्तुएं आश्रित हो, या फिर जिसमें दोष धातु मल विशेष रूप से आश्रित हो, या फिर जो आकाशयुक्त अव्यय हो। टोटल 8 आशय आचार्य सुश्रुत ने और 1 आशय आचार्य शारंगधर ने माना है। वात आशय जिसमें वात का स्थान हो, जैसे कि लंग्स और बृहदांत्र। पित्ताशय में पित्त का स्थान, जिसके अंदर पित्ताशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत्र आती है। श्लेष्माशय में फुफ्फुस होता है, उरग प्रदेश होता है। रक्ताशय में यकृत और प्लीहा। अमाशय में स्टमक माना जाता है। पक्वाशय में शूद्र व स्थूलांत। मूत्राशय में यूरिनरी ब्लेडर। गर्भाशय में हमारा जो आर्तव, गर्भ की स्थापना। और स्तनाशय मेमोरी ग्लैंड को बोलते हैं, जिसमें कि स्तन्य उपलब्ध होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर आशय के ऊपर। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वो कला के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में या फिर आप कॉल कर सकते हो, और आपके दोस्तों को भी बताओ जिनको ये नहीं पता है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि अब एमसीक्यू वाला ट्रेंड चलेगा, तो उसमें आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए, कोई बड़ी चीजें नहीं है। जैसे आपसे एमसीक्यू हो गया कि आचार्य सुश्रुत ने कौन सा कितने आशय माने, तो 8 आशय माने। आचार्य शारंगधर ने कितने माने? 9 माने। उन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा माना है? उन्होंने स्तनाशय एक्स्ट्रा माना है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा कि निम्न में से कौन कौन से आशय होते हैं, जैसे कि वात आशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, ये दे दिया। एक कोष्ठाशय दे देगा, तो कोष्ठाशय होता ही नहीं है, तो मतलब कोई एक ऐसा आशय देगा जो होगा नहीं। तो आपको इनको 8 के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके के इजी इजी क्वेश्चंस बनते हैं। आप इस क्लास को, ये 10 मिनट की क्लास लेती है, अगर आपने इसको 10 मिनट अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी जो चीजें हैं वो माइंड में अच्छे से कवर भी हो जाती है और हमें याद भी रहती है, ठीक है। तो इतना कोई भारी सिलेबस नहीं है, बस आप लगातार पढ़ते रहोगे तो इजी रहेगा। रोजाना 1-2 घंटे पढ़ना है, इसमें आपका ना एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चों के कोई क्वेरीज आई थी कि हमारी बैक आई है, अब हम उनको कैसे पास करें, कैसे पढ़ाई करें। तो आपको पढ़ाई ऐसे ही करनी है, थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, फिर आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, बस ये रोजाना की थोड़ी थोड़ी 1 घंटा भी दोगे तब भी आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो बस कंसिस्टेंसी मैटर करती है, रोजाना बस पढ़ते रहो। 1 घंटा तो अपने लिए निकालो, पढ़ाई के लिए निकालो। बाकी घंटे तो मस्ती करो, पर 1 या 2 घंटे तो अपने लिए आपको निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। ओके, क्वेरीज हो तो बताना। थैंक यू।